हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइबोसोम्स। आज की क्लास में हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे। राइबोसोम्स में हम देखेंगे कि राइबोसोम्स होते क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज की क्लास में इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स को हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स। ये क्या है कि प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये पाए जाते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है। ठीक है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवर राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी प्लेडे नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। राइबोसोम की डिस्कवरी 1955 में की थी प्लेडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा। उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम्स होते क्या है। राइबोसोम्स होते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। वहीं देखिए तो राइबोसोम्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बने हुए राइबोसोम्स? राइबोसोम्स मिलकर बने हुए हैं आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या बने हुए हैं? राइबोसोम्स मिले हुए हैं। ये इक्वलिंग पार्ट में जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखें तो राइबोसोम्स है वो मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इन राइबोसोम्स ये क्या है कि गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं। इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? इस गुच्छे को हम बोलते हैं पॉलीसोम। जो राइबोसोम्स का एक गुच्छा होता है वो मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। ये गुच्छा बना लेते हैं, उस गुच्छे को हम बोलते हैं पॉलीसोम। उसके बाद हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस मैक्रोमोलिक्यूल। राइबोसोम्स क्या है? एक मेम्ब्रेनलेस मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब ये एक ऑर्गेनली नहीं है। हम बात करते हैं ऑर्गेनली की, मतलब ये सेल का एक ऑर्गेनली नहीं है, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल कैसे है? क्योंकि इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये राइबोसोम का डायग्राम है। आपको इस डायग्राम में इतना ही देखना है फिलहाल के लिए। ये जो एक कटोरी जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक ये ऊपर वाली कटोरी, इस दो कटोरी को ही आपको देखना है इसमें फिलहाल के लिए। मैं आपको इसको डिटेल में आगे वाले लेक्चरों में पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसमें ये कटोरी जो स्ट्रक्चर है, इस कटोरी जैसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। जो राइबोसोम है इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन नहीं है, इसे हम मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे। राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है ये। इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। इसको ऑर्गेनली में नहीं लिया जाता है, ये सेल का पार्ट नहीं है, ऑर्गेनली नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनली वही होते हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम्स क्या है कि इट प्रोवाइड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या होते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करवाते हैं। जो कि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है उसके लिए जो एमआरएनए होता है, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसको एक साइट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये एमआरएनए है, इसके ऊपर एमआरएनए आएगा राइबोसोम्स के ऊपर, और वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो कि नीचे वाला जो राइबोसोम है, राइबोसोम के दो पार्ट हैं यहाँ पे। एक बड़ा पार्ट होता है, एक छोटा पार्ट होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी लेक्चर में। आप इतना देखिए, ये छोटा पार्ट के ऊपर है ना, ये आपको ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, ये एमआरएनए जो इसके ऊपर आता है राइबोसोम के ऊपर, और प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करने की जाता है। उसके बाद हम बात करें प्रेजेंट ऑन RER इन यूकारियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन और होती है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका डिटेल लेक्चर हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। आपने अभी तक इसको डिटेल व्यू में नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसको डिटेल व्यू में आप पढ़ सकते हैं। तो राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाई जाती है, जो कि यूकारियोटिक सेल्स होती है, वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, उसके ऊपर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें तो आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाएंगे। वहीं बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स है वो मैट्रिक्स होता है, जो जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल बोलते हैं, वो मैट्रिक्स होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर एक मैट्रिक्स, या जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। साइटोसोल या मैट्रिक्स का मतलब जो एक चिपचिपा जो पदार्थ पाया जाता है, जो लिक्विड लाइक चिपचिपा पदार्थ होता है जो सेल के अंदर, उसके अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। ठीक है,
जिसको हम साइटोसोल या मैट्रिक्स बोलते हैं। ये साइटोसोल मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वो बैलेंस की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको केंद्रिका बोलते हैं और इंग्लिश में उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेनक्रियास सेल्स। जो बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं ना, वो पेनक्रियास सेल के अंदर पाए जाते हैं। पेनक्रियास सेल मतलब अग्नाशय कोशिकाएं होती है, पेनक्रियास सेल्स होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? पेनक्रियास सेल्स में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के टाइप्स। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है एटीएस राइबोसोम्स, दूसरा टाइप होता है 70S राइबोसोम्स। पहले हम एटीएस राइबोसोम्स को पढ़ते हैं। एटीएस राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? एटीएस राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स होती है, जो वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर एटीएस राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एस का क्या मतलब होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का, इट डिटरमाइन द डेंसिटी एंड द साइज ऑफ राइबोसोम्स। ये एस क्या करता है? निर्धारित करता है डेंसिटी और साइज राइबोसोम का। कैसे? कैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एटीएस राइबोसोम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसका साइज ज़्यादा है 70S राइबोसोम से। ठीक है, इसलिए क्या है कि उसको एटीएस बोला गया है। ठीक है, 70S राइबोसोम इसलिए उसको बोला क्योंकि उसकी डेंसिटी और साइज एटीएस राइबोसोम से कम है, इसलिए वो छोटा है, इसलिए क्या बोला उसे? 70S राइबोसोम बोला है। उसके बाद हम देखें तो एटीएस राइबोसोम कैसे मिलकर बना हुआ है? एटीएस राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये इसकी 2 सब यूनिट है, एक तो 60S और एक 40S। ठीक है, ये एटीएस राइबोसोम की सब यूनिट है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है एटीएस राइबोसोम। पहला 60S राइबोसोम्स, दूसरा है 40S राइबोसोम्स। ठीक है, 60 और 40 को मिलाने से 100 बनता है, मगर हम यहाँ पे कह रहे हैं 80। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप ये मान लीजिए 60S है और ये 40S है। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या बनेगा? जोड़ने से 80S बनेगा। 80S कैसे बना? क्योंकि जो इसका ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो 60S का पोर्शन है वो क्या है कि 40S के साथ जुड़ गया है, मतलब अंदर चला गया। 40S के अंदर जाने से क्या है कि इसका साइज छोटा हो गया है। इसका छोटा हो गया ना साइज, इसका साइज छोटा हो गया है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? इसको एटीएस बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको एटीएस बोल सकते हैं अपने। वहीं देखें, दे आर कंटेन 70 से 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या, एटीएस राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? 70 से 80 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद देर आर 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल। जो एटीएस राइबोसोम्स होता है उसके अंदर 4 टाइप ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 4 टाइप ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, 4 टाइप ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स एटीएस राइबोसोम्स में पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहली है 28S आरआरएनए। ठीक है, 28S आरआरएनए। दूसरी है 18S आरआरएनए। तीसरी है 5.8S आरआरएनए। ठीक है, फोर्थ है हमारी 5S आरआरएनए। ये 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स है वो 80S राइबोसोम में पाई जाती है। उसके बाद फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एटीएस राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? एटीएस राइबोसोम्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल की एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो सेल की एक ऑर्गेनेली है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेकंड है हमारा 70S राइबोसोम। पहले हमने पढ़ा था 80S राइबोसोम्स, अब हम पढ़ रहे हैं 70S राइबोसोम्स।
70s राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, ठीक है, बहुत ही पुरानी सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या होता है, 70s राइबोसोम्स होता है। 70s राइबोसोम में हम देखना था कि एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो कि साइज और डेंसिटी को डिटरमाइन करता है। एस क्या करता है, साइज और डेंसिटी को डिटरमाइन करता है, जिसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। 70s राइबोसोम्स है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। पहली सब यूनिट है इसकी 30s और दूसरी है 50s। 30 और 50 से मिलकर क्या बना हुआ है, 70s राइबोसोम बना हुआ है। उसके बाद में कंटेन 53 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जो 70s राइबोसोम है उसके अंदर 53 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। वहीं हमने देखा था कि यूकैरियोटिक के अंदर जो कि 80s राइबोसोम था उसके अंदर थी 70 से 80 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इसमें कम है, 53 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में प्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल्स है। वहीं हमने 80s में देखा था उसके अंदर कितने थे, 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल थे। 3 टाइप ऑफ आरआरएनए मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, पहले हैं 23S आरआरएनए, ठीक है, दूसरा है 16S आरआरएनए और तीसरा है हमारा 5S आरआरएनए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 70s राइबोसोम में तो क्या है कि फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। जो 70s राइबोसोम है वो फ्रीली पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब फ्रीली फ्लो करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली तैरता रहता है, ठीक है। और वहीं पे हमने देखा था कि 80S है वो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर, इसलिए साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लो करता है, ठीक है। ये था हमारा 70s राइबोसोम्स। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज़ है जो प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट कर रही है, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं। उस प्रोसेस में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा एक मॉलिक्यूल बायोलॉजी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस साइड से हो रहा है, ठीक है, उस साइड की थ्योरी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा बोल रहे हैं। ये थ्योरी ये बताती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस साइड से हो रहा है, वो ये थ्योरी डिस्क्राइब कर रही है। इस थ्योरी में बताया गया है कि डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, मतलब प्रतिकृति बोलते हैं, हिंदी में रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। एमआरएनए का मतलब यहाँ पे है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुलेखन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का या मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं। उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अनुवादन बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में अनुवादन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये क्या होती है, सेंट्रल डोग्मा होती है, जिससे क्या है कि एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कहाँ से हो रहा है, एमआरएनए से हो रहा है। हमें ये जानना जरूरी था क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ चलती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में चलती है। तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस है जो प्रोटीन और सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में चलती है। और जो कि हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन है, डीएनए से जो एमआरएनए बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए से वो कहाँ पे हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एमआरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा राइबोसोम है वो कैसा होता है। सबसे पहले राइबोसोम के हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। राइबोसोम की स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम, इसमें सबसे पहले हमने देखा कि ये जो कटोरी जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। ये ऊपर ये एक कटोरी है और नीचे एक कटोरी है, इन दोनों कटोरियों को क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम बोलते हैं। ये राइबोसोम्स की बड़ी सब यूनिट है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है, ठीक है।
इसको बिगर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बोलेंगे, इसको स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सी यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है कि ये 40S जो सब यूनिट है वो छोटी सब यूनिट है। ठीक है, इसमें बड़ी यूनिट है वो 60S जो यूनिट है वो लार्जर यूनिट है, बिगर यूनिट है, इसको हम 60S यूनिट बोलेंगे। ये स्मॉल यूनिट है हम 40S सब यूनिट बोलेंगे। इस यूनिट में हम देख रहे हैं कि इस सब यूनिट है जो स्मॉल सब यूनिट है, जो 40S सब यूनिट है, इसके ऊपर क्या है कि mRNA है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, mRNA बोलते हैं। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। ठीक है, mRNA का क्या मतलब होता है, मैसेंजर RNA, जो कि इस 40S राइबोसोम जो स्मॉलर यूनिट है राइबोसोम की उसके ऊपर है। ठीक है, mRNA के अंदर हम देखें तो mRNA के अंदर हमें ये 3 स्ट्रक्चर दिख रही है, ये 3 जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, अलग अलग कलर से दिख रही है ना हमें, जो ग्रीन दिख रही है, ब्लैक दिख रही है और रेड दिख रही है। हमें 3 ये स्ट्रक्चर दिख रही है, 3 स्ट्रक्चर दिख रही है, 3 स्ट्रक्चर का पेयर है। इस स्ट्रक्चर के पेयर को हम क्या बोल रहे हैं, इन स्ट्रक्चर के पेयर को हम बोलते हैं कोडोन। mRNA के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कोडोन पाए जाते हैं। ये क्या है, ये कोडोन है। ठीक है, ये 3 के एक जोड़े के अंदर है, 3 जोड़े के अंदर है, इसे ट्राइकोडोन बोलते हैं इसको। ये कोडोन क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। कोडोन क्या होते हैं, नाइट्रोजेनिक बेस होते हैं। ये क्या करते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इन कोडोन के फॉर्म में होती है। ठीक है, इन कोडोन के फॉर्म में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, mRNA क्या करे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोडोन को डिकोड करता है, इनको पढ़ता है। ठीक है, mRNA क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडोन के फॉर्म में लिया होता है। ये कोडोन के फॉर्म में mRNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ली हुई है। ठीक है, इसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, इनको कोडोन को डिकोड करेगा, मतलब इनको मैसेज को पढ़ेगा। ठीक है, ये काम क्या होता है, mRNA का होता है। वहीं देखें तो mRNA के अंदर 2 साइड दिखाई दे रही है हमें। पहली साइड कौन सी साइड है हमारी, 5 डैश दिखाई दे रही है, 5 डैश दिखाई दे रही है, और दूसरी साइड है 3 डैश। ठीक है, पहली साइड कौन सी है, 5 डैश, दूसरी है 3 डैश। 5 डैश को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग साइड बोलते हैं, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन लगा होता है AUG, जिसको AUG होता है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है, जो कि 5 डैश स्टार्टिंग होता है। जो 5 डैश होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्टिंग आती है, 5 डैश से स्टार्टिंग होती है। AUG होता है जो कि स्टार्टिंग कोडोन होता है, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। AUG जो स्टार्टिंग कोडोन है वो 5 डैश के स्टार्ट होता है, वो जो कि स्टार्टिंग साइड होती है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और जो 3 डैश सिरा है ये क्या होता है कि स्टॉप कोडोन होता है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं। अगर 3 डैश वो सिरा आ जाए या 3 डैश जो हमारी साइट आ जाए, यहाँ पे आने के बाद क्या है कि ये जो प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रहा है उसकी प्रोसेस रुक जाएगी 3 डैश सिरे पे। यहाँ पे क्या होते हैं, स्टॉपिंग कोडोन होते हैं, जो कि यहाँ पे कौन से होते हैं स्टॉपिंग कोडोन, वो होते हैं UAG, UGA, UAA। ये 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, UAG, UGA, UAA, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। ये अगर आ जाए तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। प्रोसेस चलने के लिए AUG जो मिथ्योनिन को कोड करता है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये इसकी साइड देखी, इसके अंदर हमने ये अब देखें तो यहाँ पे अपने ने ये जो कोडोन है, ट्राइकोडोन है, ट्राइकोडोन को मैंने थोड़ा जूम करके लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर 3 साइड्स पाई जाती है। पहली कौन सी है, E साइड है, दूसरी P साइड है, और तीसरी कौन सी है, A साइड है। इस E साइड को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस साइड बोलते हैं। इस P साइड को हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइड बोलते हैं, और A साइड को हम बोलते हैं अमीनो एसाइड साइड बोलते हैं। दोबारा से पूछ लेते हैं, यहाँ पे जो E साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिट साइड बोलते हैं। P साइड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइडल साइड बोलते हैं। A साइड को बोलते हैं अमीनो एसाइड साइड बोलते हैं। ये 3 साइड सारों कोडोन में पाई जा रही है, ट्राइकोडोन बोलते हैं इनको, इनके अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है, ये साइड्स क्या करती है, साइड्स के ऊपर क्या करते हैं, ये tRNA है, ये tRNA है हमारा। ये tRNA क्या कर रहा है, ये tRNA दिख रही है स्ट्रक्चर है ना, ये रेड कलर से, ये tRNA है। tRNA का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर RNA। ठीक है, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको लेके आता है। जो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो tRNA लेके आता है, और tRNA ला के P साइड पे जोड़ता है। ठीक है, अब ये tRNA है, ये tRNA ट्रांसफर RNA होता है। ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स है, ये अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है, ये अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, P साइड जो पेप्टाइडल साइड है वहाँ पे लेके आएगा, वहाँ पे लाके उसको जोड़ देगा।
ठीक है। ये अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल को पी साइड के ऊपर जोड़ देगा। पी साइड के ऊपर जोड़ने के बाद क्या है कि ये जो स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रोसेस है ना, जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। पी साइड पे ये अमीनो एसिड्स जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये स्टार्ट कर देंगे। AUG जो मिथ्योनिन को कोड करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी पी पे आने के बाद। उसके बाद जो सेकंड जो tRNA आएगा ना, वो ए साइड पे आएगा, ना कि पी साइड पे। पहला जो आया ना मॉलिक्यूल, जो tRNA आया वो यहाँ पे आया पी साइड पे। अब दूसरा जो tRNA आएगा वो कहाँ पे आएगा, ए साइड पे आएगा। पहले वाला tRNA आएगा ना वो पी साइड पे आएगा। उसके बाद जितने भी tRNA आएंगे ना वो ए साइड पे आएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये पी साइड पे गया, इसने जोड़ दिया एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड का, ठीक है। उसके बाद में जो भी सारे आएंगे tRNA वो क्या आएंगे, ए साइड पे आएंगे। ए साइड से क्या आएंगे, पी साइड पे जाएंगे, ठीक है। ए साइड पे ये मॉलिक्यूल्स को दे देगा। उसके बाद ये क्या पी साइड पे जाएगा, पी साइड पे जुड़ती जाएगी, ऐसे चैन बन जाएगी पूरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये tRNA है ना, ये tRNA ई साइड से निकल जाएगा बाहर। ये tRNA क्या करेगा, ई साइड से बाहर निकल जाएगा और ये बाद में ये मॉलिक्यूल इसको देता जाएगा। ये अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स पी साइड को देता जाएगा, ऐसे करके ये चैन बन जाएगी पूरी। और ये tRNA क्या है कि ई साइड से बाहर निकल जाएगा। इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम हो गया। इसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को दे दिया पी साइड को, ठीक है। वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल जुड़ती जाएगी। जुड़ने से क्या है, पूरी चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरी चेन बन जाएगी। इस पूरी चेन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। इस चेन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये चेन क्या है कि प्रोटीन है, चेन बन रही है ना, इस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये चेन को क्या बोलते हैं, पूरी प्रोटीन बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये चेन बन जाएगी। इस चेन में हमने देखा कि अमीनो एसिड्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स है। और इसके बीच में अपने बॉन्ड दिख रहा है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइडल लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं। इसके बीच में जो अमीनो एसिड्स है इनके बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है, इस बॉन्ड को हम पेप्टाइडल लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं, जो कि इन अमीनो एसिड्स को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। इस पूरी जो स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे। जो पॉलीपेप्टाइड चेन, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। ऐसे क्या कि पूरी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि ये स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। अगर ये यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे तो स्टॉप कोडॉन आने से क्या है कि ये प्रोसेस रुक जाएगी। जो कि स्टॉप कोडॉन है हमारे UAG, UGA, UAA, ये क्या हमारे स्टॉप कोडॉन है। ये थी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। ऐसे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। जो कि पी साइड से यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, अमीनो एसिड्स आगे वो एक चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है। ये जो कि प्रोसेस चल रही है वो कौन से पे चल रही है, 60S जो लार्जर यूनिट है उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस चल रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं राइबोसोम्स के फंक्शंस। राइबोसोम्स के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन हमारे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं वो राइबोसोम्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है, हमने देखा कि जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, राइबोसोम्स के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू mRNA। mRNA को एक साइट प्रोवाइड करवा रहा है। देखो जैसे mRNA किसके ऊपर है, स्मॉलर यूनिट है जो राइबोसोम की, उसके ऊपर है ना mRNA। साइट प्रोवाइड करवाइए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA को, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। उसके बाद है इट असेंबल अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन। ये क्या कर रहा है, अमीनो एसिड्स है ये वाले, ये अमीनो एसिड्स एक एक आ रहे हैं आने से एक प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो किसकी हेल्प से हो रहा है, राइबोसोम्स की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। डीएनए प्रोड्यूस mRNA बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या है कि डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है। सेंट्रल डॉग्मा मैंने आपको थ्योरी बताई थी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल थ्योरी बताई थी। उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल थ्योरी में क्या था कि जो डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन से हो रहा है, अनुलेखन से हो रहा है, ठीक है। अनुलेखन से क्या हो रहा है, डीएनए से mRNA बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ये था हमारा राइबोसोम्स। हमने राइबोसोम्स में देखा उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस को, उसके पार्ट्स को, और क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज इस क्लास में हम डिटेल वे में डिस्कस किया। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारा सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।